प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदकालीन भारत के बारे में और मौर्य साम्राज्य की स्थापना, सम्राट अशोक और कुछ विशेष बातें। तो आइए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। महाजनपदकालीन भारत। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए जनपद किसे कहते हैं। जनपद यानी नाम से ही पता चलता है, जन यानी लोग या जनता, पद यानी पैर, यानी जहाँ पे जनता के पैर यानी जहाँ पे जनता का बसा हो वो होता है जनपद। और महाजनपद तब हो जाता है जैसे अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं गांव और नगर, जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो हो जाता है महाजनपद। ठीक है। जनपद एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, लोग, जनजाति या निवास करती है, वो क्या 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 कहलाता है? जनपद। महाजनपदों का शासक क्या कहलाता था? राजा। महाजनपदों का शासक राजा कहलाता। इन जनपदों को कहा जाता था गण या संघ। कई बार इन जनपदों को गण या संघ के नाम से संबोधित किया जाता था। इन गण या संघों पे जो शासक शासन करते थे वो क्या कहलाते थे? समूह शासन यानी ओलिगार्की कहलाते थे। आगे आएगा आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर ओलिगार्की क्या है। तो महाजनपदकालीन गण या संघ पर शासन करने वाले पुरुष लोगों का समूह क्या कहलाता था? ओलिगार्की। बात हमने शुरुआत में की थी, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके और 600 ईस्वी तक के कार्यकाल की बात करेंगे हम। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत में कौन से ग्रंथों की रचना शुरू की थी? धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की शुरुआत की। प्रश्न आ जाए, 6वीं शताब्दी ईस्वी में ब्राह्मणों के द्वारा कौन से ग्रंथों की रचना की शुरुआत की गई? तो आप उत्तर लिखोगे धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की। महाजनपदकालीन ब्राह्मणों के कार्य। पहले शासन संचालन में ब्राह्मणों की यह भूमिका होती थी कि वो नीति नियमों का निर्धारण करते थे। यही महाजनपद काल में हुआ। साहित्य और इतिहास लेखन का कार्य ब्राह्मणों का। शासन संचालन के नियम निर्धारण करने का कार्य ब्राह्मणों का। शासकों के कार्य। शासक क्या करते थे? व्यापारियों और शिल्पकारों से कर को वसूलना और आम जनता तक ब्राह्मणों द्वारा लागू किए गए नियमों को प्रभावी रूप से लागू करना और प्रत्येक लोगों की समस्याओं को सुनना। व्यापारियों और शिल्पकारों से कर व भेंट वसूल करना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके शक्तिशाली होने के कारण जस्ट नीचे अपन पढ़ेंगे। मगध वर्तमान में कहाँ है? आधुनिक बिहार के अंदर। मगध की शुरुआती राजधानी राजगढ़। राजगढ़ का मतलब राजाओं का घर। प्रश्न आ जाए, मगध कहाँ स्थित है वर्तमान में? आधुनिक बिहार के अंदर। और उसकी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में बिहार की भी राजधानी है। वर्तमान नाम है पटना। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना। यानी ये अपन कह दें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मगध को अपन बिहार मान लें और पाटलिपुत्र को पटना मान लें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी में मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके कारण मगध की जो जमीन है वो उपजाऊ भूमि थी। भूमि उपजाऊ थी तो पैदावार ऑटोमेटिक अधिक होगी, ये तो फिक्स ही है। यहाँ पे लोहे खनिज के प्रचुर भंडार थे। अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं झारखंड छत्तीसगढ़ का एरिया, लोहे खनिज के प्रचुर भंडार। जंगली क्षेत्रों से इनको हाथियों की उपलब्धता हो जाती थी, जिसके कारण सेना में हाथी आराम से रखे जाते थे। आवागमन के साधन के लिए भी उपयोग में आ जाते थे। ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती है, जिसके कारण जल की भी कोई कमी नहीं थी और सिंचाई भी होती थी। उद्योग धंधे भी आसानी से अच्छे चल जाते थे और ये यातायात के लिए भी सुगम था। किसके लिए सुगम था? यातायात के लिए भी सुगमता उपलब्ध करवाता था, यानी यहाँ जल परिवहन भी होता था। शासकों की नीतियां सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। शासक की खुद की नीति क्या? शासक अपने राज्य का संचालन, शासन व्यवस्था किस ढंग से कर रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शासकों की नीतियां
अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने में शासकों की नीतियों का समर्थन करने वाले कौन से ग्रंथ हैं? तो आप लिखोगे जैन और बौद्ध लेखकों ने या जैन और बौद्ध ग्रंथों में मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण बताया गया शासकों की नीतियां। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को क्या बना दिया गया? मगध की राजधानी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि अपन मगध को बिहार मान ले और पाटलिपुत्र जो है वो है पटना। तो बिहार की राजधानी पटना, तो मगध की राजधानी पटना। शुरुआती राजधानी राजगाह, यानी पटना को या पाटलिपुत्र को राजगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब अशोककालीन अभिलेख किन भाषाओं में थे? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। पहले के वीडियो में मैंने बताया था प्राकृत भाषा में भी शुरुआत के अभिलेख मिले। तो प्राकृत भाषा वो थी जो जन सामान्य द्वारा बोली जाती थी। प्राकृत अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, आर्मिक और यूनानी भाषा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, जो कहां मिले? पश्चिमोत्तर के अंदर मिले। अफगानिस्तान के अभिलेखों में भी कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? आर्मिक और यूनानी भाषा का उपयोग किया गया। मौर्य साम्राज्य का उदय, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व में। आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? सम्राट अशोक। आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक को माना जाता है। आगे इसी पाठ्य पुस्तक के इसी अध्याय में प्रश्न आएगा कि अशोक वास्तव में महान सम्राट था कैसे? इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम ये ध्यान करेंगे अशोककालीन अभिलेख और उनके प्राप्ति स्थल। अशोककालीन अभिलेखों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। एक तो महाशिलालेख, एक लघु शिलालेख और एक स्तंभ लेख। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से महाशिलालेख है, कौन कौन से लघु अभिलेख है या लघु शिलालेख है और कौन कौन से स्तंभ लेख है। तो शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, शिशुपालगढ़, कंधारा, गिरनार, सोपरा, सनती और जोगर, ये क्या है? अशोककालीन महाशिलालेख। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है उपयुक्त में से अशोककालीन महाशिलालेख नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे दिए शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, शिशुपालगढ़ और सिद्धपुर। तो ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा सिद्धपुर। सिद्धपुर एक लघु शिलालेख है। अब हम देखते हैं लघु शिलालेख कौन कौन से हैं। बहपुर, बैराट, भाबरू, मास्की, गावीमठ, उदगोलाम, नित्तूर, ब्रह्मगिरी, राजुलमंडगिरी और सिद्धपुर, ये क्या है? अशोककालीन लघु शिलालेख। अब हम देखेंगे अशोककालीन स्तंभ लेख। टोपरा, मेरठ, गुजर, सांची, कौशाम्बी, सारनाथ, अहरोरा, रामपुरवा, सहसराम, रुमनीदेई और निगाली सागर, ये अशोककालीन क्या है? स्तंभ लेख है। ये क्या है? अशोककालीन स्तंभ लेख है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम महाजनपदकालीन भारत के बारे में, मौर्य साम्राज्य को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।